हेलो एवरीवन, दिस इज़ करिश्मा चौहान। आज की वीडियो में हम नीति आयोग पढ़ेंगे। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका? ऑन January 1st, 2015। January 1st, 2015 द नीति आयोग वॉज एस्टेब्लिश्ड as the successor to the planning commission। किसका सक्सेसर था ये? प्लानिंग कमीशन का। प्लानिंग कमीशन कब फॉर्म हुई थी? 1950 में फॉर्म हुई थी। इसका एबॉलिशन करके नीति आयोग को फॉर्म किया गया। क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन। किससे फॉर्म हुआ है? एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से फॉर्म हुआ है। प्लानिंग कमीशन को कब स्क्रैप किया गया था? 13 अगस्त 2014। इस डेट को याद रखना। प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप किया गया था 13 अगस्त 2014। कभी कभी वनडे एग्जाम्स में इसको पूछ लिया जाता है। नीति आयोग इज नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नोर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो क्रिएट की जाती है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है? जो कॉन्स्टिट्यूशन से क्रिएट की जाती है, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स या फिर शेड्यूल्स पार्ट्स किसी में दिया हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं। तो नीति आयोग ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से फॉर्म की गई थी बाय अबॉलिशिंग प्लानिंग कमीशन। क्या काम है नीति आयोग का? नीति आयोग इज द थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या है? थिंक टैंक। प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स। राइट। बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है। जो प्लानिंग कमीशन था हमारा, प्लानिंग कमीशन था, वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता था। ठीक है। बॉटम अप अप्रोच नीति आयोग फॉलो करता है। बॉटम अप अप्रोच मतलब ग्रास रूट लेवल पर, विलेज लेवल पर। ठीक है। उसके बाद ऊपर जाते हुए स्टेट, देन सेंटर। राइट। इट इज बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म क्या होता है कि स्टेट एंड सेंटर मिलके काम करें, मिलकर पॉलिसीज फॉर्म करें। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे बेस्ड है नीति आयोग। एक नॉलेज हब है, एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है। यहाँ सब मिलकर काम करते हैं, चाहे स्टेट है, चाहे रीजनल काउंसिल्स हैं, सेंटर है, सब मिलकर काम करेंगे। ओके। 3-4 पॉइंट से याद रखने हैं। थिंक टैंक है, बॉटम अप अप्रोच फॉलो कर रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बेस्ड है, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है, एक नॉलेज हब है। कंपोजिशन पढ़ते हैं। नीति आयोग की कंपोजिशन क्या है? चेयरपर्सन कौन होते हैं इसके? पीएम ऑफ इंडिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चेयर करते हैं नीति आयोग को। इसमें 2 काउंसिल्स होती हैं, एक गवर्निंग काउंसिल होती है, एक रीजनल काउंसिल होती है। गवर्निंग काउंसिल्स में कौन होते हैं? सारे स्टेट्स के, ऑल द स्टेट्स, सबके चीफ मिनिस्टर। ओके। चीफ मिनिस्टर ऐसी यूनियन टेरिटरीज के जहाँ पे लेजिस्लेचर है, जैसे दिल्ली हुई एंड पुडुचेरी। ओके। लेफ्टिनेंट गवर्नर बाकी की बची हुई यूटीज की, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, जम्मू एंड कश्मीर, इन सब के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। ठीक है। रीजनल काउंसिल्स फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफाइड टेन्योर। ये हमेशा के लिए नहीं होती है, ये स्पेसिफाइड रीजंस की वजह से फॉर्म होती है। स्पेसिफाइड टेन्योर होता है इसका। यहाँ इसे कौन कौन हेड करता है? पीएम होते हैं यहाँ पर, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इन द रीजन। ओके। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज इन दिस रीजन। उस रीजन में जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, मतलब जितने भी यूटीज होंगे वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जितने भी स्टेट्स होंगे वहाँ के सीएम। ठीक है। एक फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क होता है जिसमें वाइस चेयरपर्सन होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्राइम मिनिस्टर, और वो एंजॉय करते हैं रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर। इसका एक सेक्रेटेरिएट होता है
बाकी मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स कुछ फुल टाइम होते हैं, कुछ पार्ट टाइम होते हैं, कुछ एक्स ऑफिशियो होते हैं। फुल टाइम जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एंजॉय करते हैं द रैंक ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। वाइस चेयरमैन या वाइस चेयरपर्सन किसकी रैंक एंजॉय कर रही थी? कैबिनेट मिनिस्टर की। मेंबर किसकी कर रहे हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की। पार्ट टाइम मेंबर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। इनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर रहा है। ओके। एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जिसको पीएम अपॉइंट करता है फॉर अ फिक्स टेन्योर, और वो इंजॉय करते हैं रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, काउंसिल पढ़ ली। सीएम होते हैं, सारे क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। कौन कौन होता है यहाँ पे? गवर्नर दे देंगे कि गवर्नर होते हैं स्टेट्स के, तो यहाँ गवर्नर नहीं होते स्टेट्स के, सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उन यूनियन टेरिटरीज के जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है। ठीक है, जहाँ लेजिस्लेचर है वहाँ भी सीएम है, जहाँ स्टेट्स है वहाँ भी सीएम है। तो गवर्नर का कोई रोल नहीं है, गवर्नर सिर्फ वहाँ पर है जहाँ पे यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेचर नहीं है। रीजनल काउंसिल में भी प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ की, उस रीजन में जितने भी, जहाँ पे वो रीजनल काउंसिल फॉर्म हो रही है वहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ के सीएम आएंगे, और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर आएंगे। ओके। नीति आयोग के 2 हब हैं। कौन कौन से हैं? एक है टीम इंडिया हब, एक है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ओके। 2 ऑफिस हैं जो नीति आयोग से अटैच्ड ऑफिस हैं। एक का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको प्रीवियसली IAMR के नाम से जाना जाता था, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च। अब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दूसरा ऑफिस कौन सा है? डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, DMEO, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है जहाँ पर, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था इन अगस्त 1952। इसको कई बार एबॉलिश करने की बात कर चुके हैं पर अभी तक हुई नहीं है। फॉर्म हुई थी बाय एन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अगस्त 1952। इसको पीएम हेड करते हैं। ऑल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं इस काउंसिल में, सीएम ऑफ ऑल द स्टेट, सीएम ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज एंड मेंबर ऑफ द नीति आयोग। This is all about the Niti Aayog. Okay, thank you everyone. My name is Karishma Chauhan. हम इस वीडियो के साथ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम 4 बॉडीज़ पढ़ेंगे आज। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। फर्स्ट बॉडी से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। एज नेम सेज नेशनल ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स के लिए इस कमीशन को बनाया गया है। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड स्टैट्यूटरी बॉडी है। दिस इज स्टैट्यूटरी बॉडी, राइट। स्टेब्लिश्ड हुई है 1993 में अंडर अ लेजिस्लेशन enacted by the parliament, namely the protection of human rights act 1993। ओके, हमने 2 चीज़ें पढ़ी। First, this is non-constitutional body. Second, this is statutory body established in 1993, under which act? The Protection of Human Rights Act 1993. इसका काम क्या है? This is a watchdog of human rights. Okay? National Human Rights Commission is a multi-member body, जिसमें क्या होता है? एक chairperson होता है, who should be a retired Chief Justice of India और एलिजिबल फॉर अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 5 मेंबर्स होते हैं जिसमें सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं। 3 पर्सन्स होते हैं हैविंग नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स। अलोंग विद चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स देयर विल बी 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ओके, कौन होते हैं ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स? ये चेयरपर्सन्स होते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट,
एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। इनके चेयरपर्सन 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन मेंबर्स को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ओके, कौन अपॉइंट कर रहा है इन्हें? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमेटी। कौन कौन होते हैं इस 6 मेंबर कमेटी में? पीएम आते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा आते हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आते हैं, होम मिनिस्टर आते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउसेस। हो गए ना 6, 1 2 3 4 एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउसेस, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? सिटिंग जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर कोई भी सिटिंग जज है तो वो तभी अपॉइंट हो सकता है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट किया जाए। टेन्योर क्या होता है इनका? टेन्योर है 3 ईयर्स और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 70 ईयर्स। रीअपॉइंटमेंट हो सकती है इनकी। ओके, द चेयरमैन एंड मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। किसी और जगह इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता, बट फॉर सेम पोजीशन इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। रिमूवल कैसे होगा? रिमूव भी इन्हें प्रेसिडेंट करेगा, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं, सिर्फ उन्हीं में इनका रिमूवल हो सकता है। फर्स्ट, इफ ही इज एडजस्ट एंड इंसॉल्वेंट और इफ ही एंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट, इफ ही इज अनफिट, इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड और इफ ही इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड। ओके, इसका एक निमोनिक बनाया है मैंने, कुया। वेट, पता नहीं क्यों ये काम नहीं कर रहा है। ओके, कुया। C for convicted and sentenced, U for unsound mind, U for unfit, E for engages during his term in any paid employment, employment का E या engages का E। ओके, A for adjust and insolvent, right? These are 5 circumstances जिसमें इनका removal हो सकता है। Also remove in case of proved misbehavior or incapacity, but इस यहाँ पे कंडीशन होती है, इस केस में प्रेसिडेंट को मैटर सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना पड़ता है फॉर एन इंक्वायरी, और अगर सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड करता है कॉज ऑफ रिमूवल तो पर्सन विल गेट रिमूव। ओके, सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशंस आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट नहीं कर रहा है यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन कर रही है कि सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशंस, राइट। हमने क्या क्या पढ़ा? स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 1993 में एस्टेब्लिश हुई थी। विच एक्ट से? द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। वॉच डॉग है ह्यूमन राइट्स का। एक चेयरपर्सन होता है, 5 मेंबर्स होते हैं, 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन कौन होगा? शुड बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट। 6 मेंबर कमेटी ने अपॉइंट करती है, रिकमेंड करती है इनका अपॉइंटमेंट, और अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। पीएम होते हैं, स्पीकर होते हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं। याद रखना है यहाँ चेयरमैन नहीं है राज्यसभा का, डिप्टी चेयरमैन है। लीडर ऑफ अपोजिशन होता है इन बोथ हाउसेस। टेन्योर 3 ईयर्स और दे अटेन द एज ऑफ 70 ईयर्स। रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। ये रिमूवल हमने इनका पढ़ लिया है। फंक्शन क्या है कमीशन के? दे इंक्वायर द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इधर सुओ मोटो भी कर सकते हैं और ऑन अ पेटिशन, राइट, टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स, टू स्टडी ट्रीटीज एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स। इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स और ट्रीटीज को सिर्फ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन स्टडी कर सकती है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन स्टडी नहीं करेगी। वर्किंग क्या है कमीशन की? कमीशन का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ऑल द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट एंड इट्स प्रोसीडिंग हैव अ जुडिशियल कैरेक्टर। एक ड्रॉबैक है इनका कि इंक्वायर नहीं कर सकते हैं ऐसे मैटर्स में जो 1 साल पहले हुआ है, मतलब 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया जैसे। ओके, रोल क्या है इनका? रिकमेंडेटरी, रिकमेंडेशन देता है, पावर नहीं है इनके पास कोई पनिश करने के लिए। टूथलेस कमीशन है, टूथलेस टाइगर है। रिकमेंडेशन नॉट बाइंडिंग,
The central government should inform the commission of the action taken on the recommendation within 3 months. Okay, this is all about the National Human Rights Commission. State Human Rights Commission पैरेलल बॉडी है स्टेट्स के अंदर, सेम काम करती हैं, कैन इंक्वायर इनटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ओनली, बट उन्हीं सब्जेक्ट्स पे जो स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में दिए हुए हैं. ओके, नॉट इन सेंट्रल लिस्ट. यूटीज कम अंडर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एक्सेप्ट दिल्ली. दिल्ली किस में आती है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में आती है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर इट. ओके, दिल्ली आर टू बी डील्ड विथ NHRC. कंपोजिशन क्या है यहाँ कमीशन का? चेयरपर्सन है एंड 2 मेंबर्स हैं. वहाँ कितने थे? चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स. यहाँ चेयरपर्सन कौन होगा? शुड बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस और अ जज ऑफ हाई कोर्ट. वहाँ कौन था? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. राइट, 2 मेंबर्स हैं, देख लीजिए आप. इन्हें कौन अपॉइंट कर रहा है? गवर्नर अपॉइंट कर रहा है. यहाँ रिकमेंडेशन कौन कर रहा है? 6 मेंबर कमेटी. 6 मेंबर कमेटी ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में रिकमेंडेशन दे रही थी. ओके, यहाँ कौन कौन है? सीएम है, स्टेट के होम मिनिस्टर हैं, स्पीकर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, लीडर ऑफ अपोजिशन, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके, टेन्योर सेम है, 3 years और 70 years. दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. सेम ग्राउंड है रिमूवल के एंड इन सेम मैनर. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे याद करने के लिए? दे आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर. गवर्नर अपॉइंट कर रहा है इन्हें, बट दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय प्रेसिडेंट. ठीक है, एंड ह्यूमन राइट कोर्ट्स अवेलेबल हैं इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. पढ़ लिया हमने. इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट याद रखना है हमें स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में कि इन्हें गवर्नर अपॉइंट कर रहा है एंड प्रेसिडेंट रिमूव कर रहा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन. दिस वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2005, कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू द ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. क्या काम कर रहे हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन? इंफॉर्मेशन दे रहा है. तो किस एक्ट के थ्रू इसको एस्टेब्लिश किया गया है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. इसकी कंपोजिशन क्या है? एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स. एट प्रेजेंट 6 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर देयर अलॉन्ग विद द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन. सिलेक्शन कमेटी 3 मेंबर्स हैं. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में कितनी थी? 6 मेंबर कमेटी थी. यहाँ 3 मेंबर कमेटी है. इसमें आएंगे PM, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, कैबिनेट मिनिस्टर जिसको PM नॉमिनेट करेगा. ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, दिस शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर. दिस शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और कनेक्टेड विद पॉलिटिकल पार्टी. इनकी अपॉइंटमेंट के लिए 2 कंडीशंस हैं. ना तो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट होना चाहिए. इसका टेन्योर एंड सर्विस कंडीशंस प्रिस्क्राइब करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और until they attain the age of 65 years, whichever is earlier. Okay, they are not eligible for reappointment. Important point, National Human Rights Commission, State Human Rights Commission, they are eligible for reappointment. यहाँ पे ये eligible नहीं है. President can remove them under following conditions, same as of NHRC and SHRC. क्या conditions थी? कोया, convicted of an offence, unfit, unsound mind, engages in financial and other interests, adjust in insolvent. अदर रीजंस क्या थे? मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. आपको याद होगा अगर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का ग्राउंड है तो इस ग्राउंड के लिए प्रेसिडेंट को रेफर करना पड़ता है मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास. एंड इफ सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स इट देन प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम. ठीक है. सैलरीज, अलाउंसेस एंड अदर सर्विस कंडीशन
shall be such as prescribed by central government. Same है as NHRC and SHRC. Central government prescribe कर रही है salaries, allowances and pensions, right? These are some commission. आप दे सकते हैं कौन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं. हमने अभी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पढ़ा है, किसके अंदर है वो, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर है. और हमने क्या पढ़ा था अभी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ा था. आई थिंक इट्स नॉट गिवन हियर. ओके, फाइनेंस कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, यूपीएससी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर, इंटर स्टेट काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इट्स ऑल्सो इन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, नेशनल कमीशन फॉर एससी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एसटीज़ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, विजिलेंस कमीशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है, जर्नल काउंसिल्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, सीबीआई के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है. बाकी आप सारे पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर है. एनडीएमए एंड एनआईए दे बोथ कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. Okay, this is it. Then state information commission, सेम मेंबर्स हैं. एक चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होगा स्टेट का, नोट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर. कमेटी 3 मेंबर्स की है. यहाँ चीफ मिनिस्टर होंगे, वहाँ प्राइम मिनिस्टर थे. यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा थे. स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द सीएम, वहाँ कौन नॉमिनेट कर रहा था, पीएम कर रहे थे. टेन्योर एंड सर्विस सेम है एज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन. दे आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर एंड दे आर रिमूव बाय गवर्नर. बट स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में कौन रिमूव कर रहा था, प्रेसिडेंट कर रहा था. पॉइंट्स टू बी नोटेड, सैलरीज एंड अलाउंस डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, बट फिर भी इनकी सैलरीज एंड अलाउंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन कर रही है एंड नॉट द स्टेट गवर्नमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इन केस ऑफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी गवर्नर रेफर कर रहा है यहाँ मैटर, क्योंकि गवर्नर रिमूव कर रहा है टू द सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट द हाई कोर्ट. गवर्नर करता है बट हाई कोर्ट को नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट को करता है. क्या क्या पढ़ा है हमने इंफॉर्मेशन कमीशन में. फर्स्ट, इसकी सैलरीज एंड अलाउंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन कर रही है, स्टेट नहीं कर रही है. दूसरा, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल बोथ आर विद गवर्नर. इन केस ऑफ मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी गवर्नर रेफर करता है मैटर सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को नहीं करता है. ठीक है, दीज आर सम पॉइंट्स टू रिमेंबर. आप एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा. आज हमने 4 बॉडीज कंप्लीट कर लिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन. दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक यू. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करिश्मा चौहान. आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई. इससे पहले हमने 3 वीडियोस और किए जिसमें हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कवर किया है. आज की वीडियो में हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कवर करेंगे. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेटअप हुई थी 1963 में बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ओके, इसे पावर कहाँ से मिलती है? इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946. राइट, पहले ये किस में था? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में था, बट अब इसको ट्रांसफर कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में. एंड नाउ इट एंजॉयज द स्टेटस ऑफ एन अटैच्ड ऑफिस. एस्टेब्लिश्ड हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी. इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पे सीबीसी आया था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इन 1964, और इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पे सीबीआई आया है इन 1963. संथानम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, जिसका टेन्योर था 1962 टू 1964. ये पढ़ा हमने सीबीआई के बारे में. कैसी बॉडी है सीबीआई? मैंने बताया था आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कैसी होती हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सी होती हैं. तो सीबीआई इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट्स ऑल्सो नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? जो पार्लियामेंट्री एक्ट से आई हैं, बट इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम
DSPE एक्ट 1946। मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। एक और बॉडी होती है जिसे हम कहते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो आई थी 2008 के अंदर। क्यों आई थी? मुंबई टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। क्या करती है ये बॉडी? ये इन्वेस्टिगेट करती है इंसिडेंट्स ऑफ टेररिस्ट अटैक्स, फंडिंग ऑफ टेररिज्म एंड अदर टेरर रिलेटेड क्राइम्स, इसको इन्वेस्टिगेट करती है। सीबीआई कैसे डिफरेंट है इससे? सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है क्राइम ऑफ करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। क्या क्या पढ़ा हमने? रिवाइज करो इसको दोबारा। कहाँ से आई है सीबीआई? कैसी बॉडी है सीबीआई? एक नॉन स्टैट्यूटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, 1963 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथनम कमेटी, जो बनी थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन इन 1962 टू 64 इसका टेन्योर रहा है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आती है। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती थी। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट सेटअप हुआ था 1941 में, इसको भी हमने मर्ज कर दिया सीबीआई के साथ। ठीक है, ओके। इसका मोटो क्या है? III, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। 1963 में सीबीआई के पास 6 डिविजन्स थी। कितनी डिविजन्स थी? 6 डिवीजन। एट प्रेजेंट कितनी है? 7 डिविजन्स। कौन कौन सी डिवीजन है? एंटी करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, स्पेशल क्राइम ऑफेंसेस, पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था सीबीसी में। क्या होता है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन? इसमें एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ सीबीसी। उससे पहले इसको अपॉइंट नहीं कर सकते। सीबीसी जिसको बोलेगा उस डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा। कौन अपॉइंट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ सीबीसी। कौन होता है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन? रैंक ऑफ एसपी एंड अबव ऑफिसर। ठीक है। 7th डिवीजन कौन सी है? सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। सीबीआई इसको हेड करता है कौन? डायरेक्टर, जो असिस्टेड बाय अ स्पेशल डायरेक्टर और एन एडिशनल डायरेक्टर। इसमें फिर नंबर ऑफ जॉइंट डायरेक्टर्स होते हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल्स होते हैं, एसपीज होते हैं। इट हैज़ अबाउट ऑफ 5000 स्टाफ मेंबर्स, 125 फॉरेंसिक साइंटिस्ट, 250 लॉ ऑफिसर्स। कौन हेड कर रहा है सीबीआई को? डायरेक्टर हेड कर रहा है। उसे असिस्ट कौन कर रहे हैं? स्पेशल डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर, फिर उसके नीचे आते हैं जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, एसपीज। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन याद करना है, इसमें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है, उसको अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीबीसी, और ये होता है रैंक ऑफ एसपी एंड अबव। ओके। जो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई होता है वो सिक्योरिटी है उसे 2 ईयर टेन्योर की बाय द सीबीसी एक्ट 2003। फंक्शंस क्या है इसके? फंक्शन है इन्वेस्टिगेट करता है केसेस ऑफ करप्शन, ब्राइबरी एंड मिसकंडक्ट। इन्वेस्टिगेट करेगा केसेस रिलेटेड टू इन्फ्रिंचमेंट ऑफ फिजिकल एंड इकोनॉमिक लॉज। एक्ट एज द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल इन इंडिया। क्वेश्चन आया था कि इंटरपोल इन इंडिया कौन है? तो सीबीआई है। इन्वेस्टिगेटिंग सीरियस क्राइम्स हैविंग नेशनल एंड इंटरनेशनल ramifications, coordinating the activities of the anti-corruption agencies, maintaining crime statistics। प्रोविजंस होते हैं प्रायर परमिशन के। सीबीआई को क्या होता है? रिक्वायर होता है कि वो ऑब्टेन करे प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर कंडक्टिंग एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस कमिटेड बाय ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी। ये पहले था, बट अब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई। ये किसके अंडर आते हैं? ये सेक्शन C6A के अंडर आता है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसको रिमूव करने के लिए कहा। उन्होंने कहा इट हैज़ द प्रोपेंसिटी ऑफ शील्डिंग द करप्ट बिकॉज इट काउंटर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। क्या था? करप्शन में हमें यही तो देखना था कि हमको इन्हीं ऑफिसर्स को तो रोकना है कि ये करप्शन ना करें। अब जब तुम इनको ही छोड़ दोगे कि इनके अगेंस्ट हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, इनके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती, तो फिर क्या फ़ायदा इसका सेक्शन 6A का? तो सेक्शन 6A को रिमूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सीबीआई की एकेडमी है गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश में, जिसने स्टार्ट की थी फंक्शनिंग इन 1996। इसके 3 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। KMC क्रोरीमल कॉलेज है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उससे याद कर सकते हैं, वहाँ के बच्चे CBI में जा रहे हैं। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। और किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आता है। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने? CBI किसके रिकमेंडेशंस पे आई थी? संथनम कमेटी की रिकमेंडेशंस पे आई थी। कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ? 1963 में हुआ। संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन पे ही CBC आई थी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, वो 1964 में अपॉइंट हुई, ये 1963 में अपॉइंट हुई। 7 डिविजन्स है इसके, हेडेड बाय डायरेक्टर, उसे असिस्ट करने के लिए स्पेशल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर्स हैं। सिक्योरिटी ऑफ 2 ईयर टेन्योर। NIA से कैसे डिफरेंट है ये भी हमने पढ़ लिया, क्या क्या डिफरेंस है इसमें, इसे पावर कहाँ से मिल रही है हमने ये भी पढ़ लिया। ठीक है, ये हमने फिर CBI पढ़ लिया। CBI को टेबल में याद करना है तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, किसकी रिकमेंडेशन पे CBI का डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है? PM, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। कौन होता है हेडेड, कौन करता है? CBI का डायरेक्टर। सिर्फ इतना था, बाकी सब रिवाइज करना है तो एक बार टेबल दोबारा से पढ़ सकते हो। कौन सिलेक्शन कमेटी में था? NHRC, SHRC में, इन दोनों में 6 मेंबर्स हैं, बाकी सब में 3 मेंबर्स आएंगे। क्या इंपॉर्टेंट था NHRC, SHRC में? क्या डिफरेंस था इसमें? था SHRC में गवर्नर अपॉइंट कर रहा है पर रिमूव प्रेसिडेंट करेगा, गवर्नर रिमूव नहीं करेगा। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में क्या डिफरेंस था? इसमें था कि जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है इसकी सैलरीज अलाउंसेस भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, यही सब है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में लोकपाल एंड लोकायुक्त। थैंक यू। हाय एवरीवन, माई सेल्फ करिश्मा चौहान। आज की क्लास में हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पढ़ेंगे। बाकी एजेंसीज लाइक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये सब हम पहले वाली क्लासेस में कर चुके हैं। तो अगर आपको वो सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़नी है तो बाकी क्लासेस आप देख सकते हैं। इसमें हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पढ़ेंगे। इसका मोटो क्या है? धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्यम। धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्यम आता नहीं है, बट अगर कभी दे दे SSC वाले केस में या CDS वगैरह उसमें एग्ज़ाम्स में, तो आप ये मोटो यूज़ कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का रिकमेंडेशन किसने किया था? सेकेंड ARC ने किया था। ओके, NIA क्या है? इट इज़ इंडियाज़ प्रीमियर काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। क्या है NIA? इट इज़ इंडियाज़ प्रीमियर काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। Established to investigate and prosecute offences affecting the sovereignty, security and integrity of India. Okay, क्यों इस्टेब्लिश की गई है? इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऐसे केसेस को जो टेररिज्म फैला रहे हैं, जो अफेक्ट कर रहे हैं सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 31 दिसंबर 2008 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। हेडक्वार्टर का है? न्यू दिल्ली में है। क्यों फॉर्म हुआ? क्या ज़रूरत पड़ी NIA को फॉर्म करने के लिए? क्या नीड थी? तो आफ्टर द 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स जो 2008 में हुए थे, उसके बाद इसकी ज़रूरत पड़ी टेररिज्म को हैंडल करने के लिए। अमेंडमेंट हुआ इसमें 2019 में, जिससे इसकी पावर को एक्सपेंड कर दिया गया। जुरिस्डिक्शन पहले सिर्फ इंडिया में थी, अब इसकी जो रिस्ट्रिक्शन आउटसाइड इंडिया भी है। 2019 के अमेंडमेंट से इसको ये पावर दी गई, पर आउटसाइड इंडिया के लिए इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। ऑफेंसेस अंडर इट कौन कौन से ऑफेंसेस आते हैं? वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया, टेररिस्ट एक्ट अंडर UAPA 1967, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट वायलेशन, हाईजैकिंग इन मैरीटाइम पायरेसी, साइबर टेररिज्म एडवाइजमेंट 2019 में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दिस इज ऑल्सो एडेड बाय 2019
और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, ये सब 2019 के अमेंडमेंट के बाद अमेंडमेंट एक्ट के बाद ऐड हुए। स्ट्रक्चर क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इसकी हाईएस्ट अथॉरिटी है। ओके, ये हेड करते हैं इसको। अदर ऑफिसर्स को कहाँ से लेते हैं हम? फ्रॉम IPS, IRS एंड अदर सेंट्रल सर्विसेज। ब्रांच ऑफिसेस कितने? 11 है आई थिंक। लेट मी काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस 11 है। कहाँ कहाँ है? हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू, चंडीगढ़, कोची, लखनऊ, भुवनेश्वर, रांची। आएंगे नहीं बट आप देख सकते हैं। क्या ऐड किया 2019 अमेंडमेंट एक्ट ने? क्या ऐड किया इसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डेजिग्नेट स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स डेजिग्नेट कर सकते हैं कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ओके, NIA ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर की रैंक के ऑफिसर्स और अबव नाउ हैव पावर टू इन्वेस्टिगेट। पहले ये पावर डिप्टी SP की थी, ठीक है। नाउ इंस्पेक्टर या उससे अबव रैंक के भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। फेडरलिज्म का कंसर्न क्या है? द अमेंडमेंट रीअफर्म्स NIA अथॉरिटी टू टेक ओवर केस फ्रॉम स्टेट पुलिस। अब ये स्टेट पुलिस से केसेस ले सकते हैं और इसमें स्टेट की कंसेंट लेने की भी जरूरत नहीं है। तो दिस इज अगेंस्ट द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या कहता है कि हम जो सेंटर में हैं वो स्टेट की कंसर्न से सारे काम करेगा स्टेट के अंदर। इफ द केस इन्वॉल्व शेड्यूल ऑफेंसेस, अगर शेड्यूल ऑफेंस है तो सेंटर या NIA को ज़रूरत नहीं है स्टेट की कंसेंट लेने के लिए, वो सीधा स्टेट पुलिस से केस हैंड ओवर ले सकता है। दिस हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड बाय सम स्टेट्स एज एन इन्फ्रिंचमेंट ऑन स्टेट पुलिसिंग पावर्स। राइट, क्या क्या पढ़ लिया हमने? ये ऑफेंसेस ऐड किए हैं 2019 के अमेंडमेंट एक्ट ने। ब्रांच ऑफिसेस इंक्रीज किए हैं। स्पेशल कोर्ट्स बना सकते हैं। अब इंस्पेक्टर की रैंक या अबव पावर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। फेडरलिज्म का कंसर्न पढ़ लिया। ओके, दिस इज ऑल अबाउट NIA। दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2008 में बनी थी न्यू दिल्ली। फॉर्मेशन का रीज़न क्या था? एक्ट कौन सा है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। 2019 में अमेंडमेंट आई इसमें। अब जो रिस्ट्रिक्शन आउटसाइड इंडिया भी है विद सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। ओके, दिस इज इट। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ करिश्मा चौहान। इन टूडेज क्लास we will discuss about National Disaster Management Authority, NDMA. NDMA established हुई by Disaster Management Act 2005, बट इससे पहले दो और कमेटी बनी थी, हाई पावर कमेटी इन 1999 एंड नेशनल कमेटी 2001 आफ्टर गुजरात अर्थक्वेक। ओके, तो NDMA established हुई इन 2005 by DM Act 2005। कौन कौन होता है इसमें? एक चेयरपर्सन होता है एंड मेंबर्स नॉट मोर देन 9, जिसमें एक वाइस चेयरपर्सन होता है जो एक कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक का होता है एंड अदर 8 मेंबर्स जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। चेयरपर्सन कौन होता है? PM होता है, प्राइम मिनिस्टर, एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द NDMA। Initially, the NDMA was constituted in 2005 by an executive order of the Government of India. कैसे established हुई, कैसे constitute हुई? In 2005 by an executive order of the Government of India. किसके अंदर वर्क करती है ये? It works under the Ministry of Home Affairs. Okay. सबमिट करती है रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो प्लेस करती है इसे बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। एक्सरसाइज जनरल STC ऑफ NDRF। NDMA में पढ़ लिया हमने, 2005 में स्टेब्लिश हुई। चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर हैं, 9 मेंबर्स हैं, 9 से ज़्यादा नहीं हो सकते, इक्वल टू और लेस देन 9 मेंबर्स हो सकते हैं। वाइस चेयरपर्सन होता है इसी में, इन्हीं 9 मेंबर में से एक वाइस चेयरपर्सन होता है जो कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक का होता है और बाकी के 8 मेंबर मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। इनिशियली इसको कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट
of India. It works under the Ministry of Home Affairs. Submit report to the central government. NDRF का सुपरविजन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल देखती है ये, ठीक है. नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स. SDMA, एवरी स्टेट चेयरपर्सन होगा प्लस इक्वल टू और लेस देन 9 मेंबर्स होंगे, जिसमें एक वाइस चेयर होगा. यहाँ चेयरपर्सन कौन है स्टेट में? चीफ मिनिस्टर. द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो CEO ऑफ द SDMA. इसको याद रखना. जो स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कमेटी का चेयरपर्सन होता है वो एक्ट करता है एज एन एक्स ऑफिशियो CEO ऑफ SDMA. ओके. नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में होती है. इसमें होता है एक चेयरपर्सन और 7 मेंबर्स. बाकी उसमें SDMA में NDMA में 9 मेंबर्स थे. यहाँ कौन हेड करता है? कलेक्टर. द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द DDMA. राइट. हमने पढ़ लिया DDMA, SDMA एंड NDMA. जितना भी ज़रूरी था हमने पढ़ लिया, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आएगा. अगर आपको बाकी की नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ देखनी है तो उन सब की वीडियोस बन चुकी हैं, आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं. थैंक यू एवरीवन. ये तीसरी वीडियो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, जिसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को. क्या होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? ये एक मेन एजेंसी है करप्शन को प्रिवेंट करने की इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1964 में by an executive resolution of the central government. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को फॉर्म करने की रिकमेंडेशन संथनम कमेटी ने दी थी इन 1964. ओरिजिनली इट वाज नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी. इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस मिला 2003 में. पार्लियामेंट ने एक लॉ इनेक्ट किया विच प्रोवाइड्स स्टैट्यूटरी स्टेटस टू CBC. अब कुछ पढ़ लेते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में. ये एक एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है. करप्शन के केसेस में देखता है ये देखता है विसल ब्लोअर्स के केसेस में. एक्शन लेता है कंप्लेनेंट्स मेकिंग मोटिवेटेड और वेक्सेशियस कंप्लेंट्स उनमें. कंपोजिशन क्या है? CBC एक मल्टी मेंबर बॉडी है, जैसे बाकी की भी बॉडीज़ थी NHRC, SHRC, वो सारी भी मल्टी मेंबर बॉडी थी. इसमें क्या होता है? एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है एंड 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं. इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए कि कैसे अपॉइंट हो रहा है ये. इनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी. जैसे बाकी की भी हमने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ी, वहाँ सब में एक कमेटी बनती थी जिसके बेसिस पर हम इनको अपॉइंट करते हैं. सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर्स को भी अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी बनती है जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं. जैसे हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, उसमें एक होम मिनिस्टर होता है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होता है. ये सेलेक्ट करते हैं और उस सेलेक्टेड इंसान को, सेलेक्टेड बंदे को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है. बाकी सब भी रिवाइज कर सकते हैं आप. NHRC, SHRC कैसे कैसे अपॉइंट्स हो रहे थे. NHRC में 6 मेंबर की कमेटी थी, SHRC में 6 मेंबर की कमेटी थी, CIC में 3 मेंबर की कमेटी थी, SIC में भी 3 मेंबर की कमेटी थी. यहाँ पे कौन था? प्राइम मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर था एंड कैबिनेट मिनिस्टर था, जिसको रिकमेंड कर रहा था प्राइम मिनिस्टर. यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा एंड राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ये मैंने आपको याद करने के लिए बोला था कि याद रखना डिप्टी चेयरमैन थे. आप पीछे जाके देख सकते हैं दूसरी वीडियो. स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर ऑफ रिमूवल. इनका प्रोसीजर ऑफ रिमूवल सेम एज ऑफ NHRC, SHRC, CIC, SIC. उसमें भी 5 केसेस थे जिसमें हमने पुया पढ़ा था. पुया के अंदर क्या था? कन्विक्ट नहीं होना चाहिए, अनफिट नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में एंगेज नहीं होना चाहिए एंड एडजस्ट एंड इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए.
ये 5 केसेस हैं, इनमें प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है मेंबर्स को एंड सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को विदाउट कंसल्टिंग द सुप्रीम कोर्ट। बाकी की 2 कंडीशन होती हैं जिसमें और रिमूवल हो सकता है, वो है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इसमें कंसल्टेशन ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट की। जब सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड करेगा कि इनका रिमूवल का प्रोसेस सही है और इनको सही में रिमूव करना चाहिए, तो प्रेसिडेंट रिमूव कर देगा। कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। टेन्योर देखते हैं तो टेन्योर है इनका 4 इयर्स का और 65 इयर्स, विच एवर इज़ अर्लियर। या तो 4 साल का टेन्योर ये पूरा करें अपना, या अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 इयर्स। नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। हमने पढ़ा था NHRC और SHRC की मेंबर्स एंड जो हेड था उनका वो एलिजिबल है फॉर रीअपॉइंटमेंट के लिए, बट यहाँ पर रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है CBC में। CIC एंड SIC में भी नहीं था। इनकी अगर सैलरीज़ की बात करें हम, तो CBC की सैलरी इक्वल होती है सैलरीज़ ऑफ UPSC की चेयरमैन के, एंड विजिलेंस कमिश्नर्स की होती है इक्वल टू सैलरीज़ ऑफ मेंबर्स ऑफ UPSC। ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन आता है? 3 लोग हैं। इट हैज़ इट्स ऑन सेक्रेटेरिएट, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग एंड अ विंग ऑफ कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज। फंक्शंस क्या होते हैं CBC के? फंक्शन है टू इंक्वायर ऑन अ रेफरेंस मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हेन इट इज़ alleged that a public servant being an employee of the central government or its authority has committed an offence under the Prevention of Corruption Act 1988, to exercise superintendence over the functioning of the Delhi Special Police Establishment Act CBI। इस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में आया था और इसी एक्ट से CBI बनी थी। ये CBC डायरेक्शंस दे सकता है CBI को, CBI की फंक्शनिंग पर नज़र रख सकता है, इंक्वायर कर सकता है ऐसे केसेस पर जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेफरेंस दिया है कि इस एम्प्लॉय को चेक करो या इस एम्प्लॉय पर नज़र रखो कि इसने कुछ ऐसा काम तो नहीं किया जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर आता है। ऐसे ही और भी फंक्शंस हैं CBC के। याद ये रखना है, द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में आया था। इसने अमेंड किया था दोनों को, CBC एक्ट 2003 को भी एंड DSP एक्ट 1946 को भी, जिसके थ्रू CBC बना है एंड इसके थ्रू CBI बना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखने के लिए, ये डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन CBI। इसको तभी अपॉइंट किया जाएगा जब CBC रिकमेंड करेगा, और इसको अपॉइंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ है? मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज कुछ के ऊपर नज़र रखता है ये कि ये कुछ काम तो नहीं कर रहे हैं जैसे करप्शन हो रहा है। ग्रुप A, ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ स्केल 5 एंड अबव इन द पब्लिक सेक्टर रैंक्स, officers in grade D and above in RBI, NABARD, SIDBI, managers and above in general insurance companies, senior divisional managers and above in life insurance corporations। CBC हेडक्वार्टर कहाँ है? CBC का हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर। इसके पास भी सेम पावर है सिविल कोर्ट्स की, जैसे कि बाकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के पास थी। प्रोसीडिंग्स हैव जुडिशियल कैरेक्टर। The central government or its authorities shall consider the advice of the CBC and take appropriate action. That's it for the CBC। एक बार हम टेबल रिवाइज कर लेते हैं। CBC को कौन अपॉइंट कर रहे हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। अपॉइंटिंग कमेटी में कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा है। कितने मेंबर्स हैं? CBC है +2 मेंबर्स हैं। रिमूवल भी प्रेसिडेंट करेगा, मैंने बता दिया। एक कुइया वाले केसेस थे, 5 केसेस थे जिसमें, और दूसरा मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी जिसमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन के बेसिस पे रिमूवल होता है। टेन्योर आपको पता है, रीअपॉइंटमेंट इनका नहीं हो सकता है।
बस CBC में इतना ही था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे CBI इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।